देखेंगे हम लोग जो जेई 2025 का पेपर हुआ है उसमें तो टोटल 10 पेपर हुए हैं, लेकिन उन 10 पेपर में हमारे पास अगर हम क्वेश्चन देखें तो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, तो टोटल 250 क्वेश्चन थे। उसमें से जो 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके नीट के एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। आने वाले जो जेई के एग्जाम होंगे फिर से अप्रैल सेशन में, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस अच्छी करा देंगे। इसी साल जेई 25 के ये सारे क्वेश्चंस हैं। और जो बच्चे नए सेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, एडवांस बैचेस के लिए, नीट बैचेस के लिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फटाफट आंसर्स मिलेंगे, और अगर आप जल्दी वो रीजन समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूं तो आप फटाफट वो समझते चले जाइए। तो इन तीनों में पूछा है अपने पास कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिलीजिंग CO2 गैस। CO2 गैस देने के लिए तो जरूरी है बेकिंग सोडा के साथ कि कोई बेकिंग सोडा को, ये जो बाइकार्बोनेट है अपने पास, बाइकार्बोनेट को अगर कोई H+ दे देता है तो ये आराम से H+ लेकर के CO2 लिबरेट कर देते हैं। तो जो आराम से H+ देगा वो CO2 आराम से लिबरेट कराएगा। तो उसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। सबसे अच्छा एसिड कौन? तो ये जो पहला वाला बना है ना, ये पिक्रिक एसिड है। और पिक्रिक एसिड लगभग सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड होते हैं, बहुत तगड़े एसिड। तो 1 नंबर तो बहुत खतरनाक एसिड है। और जो 2 और 3 है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो थोड़े अच्छे एसिड होते हैं, ऑर्थो इफेक्ट जैसा इसे बोलते हैं। तो जो 3 नंबर है वो 2 से अच्छा है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसी को एसिडिक स्ट्रेंथ पे देख लीजिए। और जो अच्छा एसिड है वो उतने आराम से CO2 लिबरेट करके देगा। तीनों ही लिबरेट करेंगे, तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1 जो पिक्रिक एसिड है वो बहुत डेंजरस एसिड, इसलिए आंसर बन जाएगा 1, 3, 2 बोले तो C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड नंबर, एक सीक्वेंस हमें दिया गया है। पहले आप KOH के साथ रिएक्शन कराना चाहते हो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। तो ये जो OH माइनस है वो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा और उसके बैक अटैक से Cl निकल जाएगा और इसी से बन जाएगा आपका फिनॉल। पहला स्टेप, इससे बन गया फिनॉल। फिर आप इसको CO2 H+ दे रहे हैं तो ये कोल्बी रिएक्शन हो जाएगी, ऑर्थो पर चला जाएगा एसिड। फिर अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं तो ये जो एसिड है वो अमोनिया के साथ आराम से H और OH वाटर निकाल देते हैं और बना लेते हैं अमाइड। तो जो S होगा अपने पास वो बन जाएगा अमाइड, और OH तो लगा ही होगा और इसके ऑर्थो पर आ जाएगा NH2 ग्रुप। ठीक है, अब जो अगली रिएक्शन है उसमें पहला है Br2KOH। अगर अमाइड हो तो Br2KOH का मतलब हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो वो जो CONH2 वाला पार्ट था वो CO गायब कर दिया हमने। ठीक है, यहां से CO हटा दो तो बन गया NH2 वाला पार्ट। अब जब NH2 आ जाएगा तो ये जो क्लोरोफॉर्म बेस है वो NH2 की प्रेजेंस में दे जाएगा कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो जो R होगा अपने पास फाइनली वो ऐसे बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH और जो NH2 है वो बन जाएगा NC, क्योंकि जो प्राइमरी अमीन है उनके साथ ये कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है हीट करने से और बना देगा आइसोसाइनाइड। तो फाइनली जो R होगा वो फिनॉल के ऑर्थो पे लगा हुआ NC ग्रुप। तो आंसर बन जाएगा D पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो स्क्वायर पिरामिडल होने के लिए आपको क्या चाहिए? 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो बस चेक कर लीजिए इस 5 सिग्मा 1 लोन पेयर आपको मिलेंगे कहां पर। तो पेयर में होना चाहिए, दोनों के पास ऐसा होना चाहिए, तो केवल A पार्ट आंसर बन सकता है। और सब में जो पहला वाला सेक्शन है उसमें 0 लोन पेयर अवेलेबल है, जबकि 5 सिग्मा 1 लोन पेयर होगा तभी आपको मिलेगा स्क्वायर और एक बॉन्ड पिरामिड के लिए। ठीक है, टोटल 5 बॉन्ड मिल जाएंगे और एक लोन पेयर, जो लोन पेयर नीचे ऐसे पड़ा होगा। इसमें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बता पाओगे कि जो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है जिसमें एक लोन पेयर और 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने होते हैं, ये आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा। आंसर हो गया इसका 3rd नंबर का ये पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी होने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी के लिए ऐसे देखते हैं, पहले तो N+L चेक करिए, और अगर N+L सेम हो जाता है तो आप चेक करिए N सेम हो जाए। ये दोनों चीजें अगर सेम हो गई तो फिर जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम होते हैं उसमें एनर्जी सेम हो जाएगी ऑर्बिटल्स की। तो ऐसा आपको यहाँ मिलेगा C और D में N+L भी सेम है और N की वैल्यू भी सेम है। तो आंसर हो जाएगा C पार्ट, जहां C और D दो ऐसे सेट हैं जिसमें सेम क्वांटम नंबर और सेम एनर्जी आएगी। 5 नंबर क्वेश्चन में ये हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से अगर आप AgCN देते हैं तो Br को हटा करके वहां आ जाएगा NC, क्योंकि ये कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं। तो जो लोन पेयर लेकर अटैक करने वाले सेंटर होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन।
जबकि AgNO2 भी कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है। तो क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का होता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जब ये अटैक करता है तो नाइट्रोजन के सेंटर से अटैक करता है। इस वजह से यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है AgNO2 वाले में, रियल में AgNO2 क्या है, ये सिल्वर का नाइट्राइट। तो जब हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ भी नाइट्रोजन से ही अटैक होता है, तो यहाँ पर बनता है NO2। तो जो हमसे पूछा है x और y, तो x ये वाला हो जाएगा NO2 वाला पार्ट, और y बन जाएगा हमारे पास Nc वाला पार्ट, तो y हो जाएगा Nc। देख लीजिएगा दोनों में 3-3 कार्बन होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा C पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का C। क्वेश्चन नंबर 6 ए है, जिसको हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देकर हीट कर दिया, बी बन गया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया तो सी बन गया। एल्डोल कंडेंसेशन से फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये 11th और 12th को मिला करके बना हुआ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनते हैं। आप इसको तोड़ दीजिए, अल्फा को HH दे दीजिए, बीटा को O दे दीजिए, तो आप वापस चले आएंगे, सी पता कर लेंगे। तो जो सी होगा वो ऐसे बनेगा अपने पास, ये कीटोन हम ऐसे ही रहने देते हैं, और जो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है ये CH, उसे O मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CHO। ये रहा होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट मिला है। अब अगर आप ओजोनोलिसिस में रिवर्स आना चाहते हैं तो आपको मैंने कभी बताया है कि ये जो ऑक्सीजन होते हैं इनको आप हटा लीजिए। ऑक्सीजन हटाओगे और इनको आपस में मिला दोगे तो हमें वो साइकिल मिल जाएगी, जिससे कि जिस एल्कीन की ओजोनोलिसिस से C बना हुआ है, तो यहीं पे आप डबल बॉन्ड कर दीजिएगा। आप देखिए कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन बन जाएगी अपने पास, और जिसमें डबल बॉन्ड होंगे, एक तरफ CH3 होगा। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट देने से बन जाए, तो कोई अल्कोहल होगा जो इसको दे जाएगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो इसको बनाएगा? ठीक है, हमें 6 कार्बन में ऐसा चाहिए, तो उसमें ज्यादा बेहतरीन होगा कि आप अगर ये लेकर जाते हैं तो OH हटेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और फिर वही वाली एल्कीन बना देगा जो ये है अपने पास। तो A भी हो सकता है आंसर इसमें। बी वाले में तो मतलब वहां पर भी अल्टीमेटली ऐसा ही एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, लेकिन उसमें एक CH3 एक्स्ट्रा होगा, और जबकि हम 2 CH3 नहीं चाहते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें रिंग एक्सपेंशन होकर के केवल 6 नंबर की चेन मिलेगी, इसमें एक कार्बन कम है, और लास्ट वाले में फिर से वही रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं, क्योंकि ये साइकिल के अंदर ही प्लस है, तो ये 5 कार्बन की ही चेन में रह जाएगा, और कार्बन की भी कमी है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर केवल ए पार्ट आएगा अपने पास, क्योंकि टोटल 7 कार्बन भी तो होने चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following has same energy in absence of electric and magnetic field for hydrogen atom? भैया जब हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होते हैं, यहाँ पर एनर्जी ऐसे फॉलो होती है, 1s, फिर 2s और 2p की एनर्जी सेम रहती है। फिर आगे जाते हैं तो 3s, 3p और 3d की एनर्जी सेम रहती है। फिर और आगे जाते हैं तो 4s, 4p और 4d और 4f की एनर्जी सेम होती है। यहाँ पर एनर्जी केवल n के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन से दो लोग हैं जिनकी एनर्जी सेम हो जाएगी? तो वो होंगे 2s और 2p। 2s और 3p नहीं, क्योंकि उनकी n की वैल्यू अलग होगी, यहाँ भी n की वैल्यू अलग है। जहां n की वैल्यू सेम है वहां एनर्जी सेम हो जाएगी। तो 7 का आंसर बन जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन या फिर टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। मतलब हमारे पास एल्डिहाइड है 2 कार्बन के लिए, और एसीटोन है 3 कार्बन के कीटोन। ये अब इनको हम करना चाहते हैं डिस्टिंग्विश, तो आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैनिजारो नहीं, क्योंकि दोनों ही एल्डोल देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों ही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, तो इससे भी हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब फेलिंग टेस्ट उसकी मदद से कर सकते हैं, टॉलेंस की मदद से कर सकते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन से भी नहीं कर सकते। तो किसकी मदद से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? तो वो बन जाएंगे डी और ई। ठीक है, आंसर बन जाएगा इसका ए ऑप्शन। समझ रहे हैं? और सारे टेस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर दोनों से ही रिएक्शन हो जाएगी, या तो दोनों से रिएक्शन नहीं होगी। तो आंसर बन जाएगा इसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following compounds have the same number of lone pairs on central atom as ClF3? तो ClF3 में आपको पता है कि क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने चले गए तो 4 बच गए, तो कितने लोन पेयर? 2। तो क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर हैं। अब आपको 2 लोन पेयर और इनमें से ढूंढने हैं, कहाँ मिलेंगे? तो जो पहला वाला है जेनॉन, जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब एक और आ गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 9 में से 5 चले गए इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो बच गया 4, और 4 बचे तो 2 लोन पेयर, तो आंसर बन जाएगा ए पार्ट। जस्ट लोन पेयर मैच कराना था। क्वेश्चन नंबर 10, for titration of oxalic acid using KMnO4, warming of acid solution is required, whereas in case of ferrous ammonium sulfate it is done at room temperature। ये टाइट्रेशन मतलब रेडॉक्स चैप्टर का क्वेश्चन हो गया अपने पास।
और हमसे चाहता है कि जो ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन है H2C2O4, इसका टाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो जो KMnO4 है उसका थोड़ा जो सॉल्यूशन है उसको एसिडिक सॉल्यूशन तो लेकर जाते हैं KMnO4 का, थोड़ा सा हीट करके लेकर जाते हैं। और जबकि जब हम फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए बोले तो मोहर सॉल्ट के लिए लेकर जाते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, क्योंकि जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो थोड़े अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पहले से ही यहाँ पर सारे आयंस होते हैं। लेकिन जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को थोड़ा हीट करके ले जाते हैं तो आराम से ये आयनाइज होते हैं और इनके जो ऑक्जेलेट आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 में KMnO4 की मदद से। तो ये बिल्कुल सही डेटा है। फेरस कन्वर्ट्स टू फेरिक ड्यूरिंग टाइट्रेशन, यस, अगर हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कराते हैं तो जो फेरस आयन है उसको आराम से फेरिक में बदल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, रेडॉक्स के चैप्टर का ये पार्ट है रेडॉक्स टाइट्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा है जो एम्फोटेरिक है इन तीनों में से उसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आपको याद होना चाहिए वेनेडियम के पेंटा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, Cr2O3 एम्फोटेरिक होते हैं। ये वो डी ब्लॉक के ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, और जो डी ब्लॉक के नहीं हैं वो भी कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे बोरॉन फैमिली में हो गया एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड Ga2O3 और Al2O3। कार्बन फैमिली में टिन और लेड के ऑक्साइड हो गए अपने पास, इसके दोनों ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली में आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। और एस ब्लॉक की बात करें तो वहां पर बेरिलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप जरूर याद रखिए, ये नीट जेईस हर एक एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और डी ब्लॉक के ये ऑक्साइड थे जो एम्फोटेरिक थे। तो इसमें जो एम्फोटेरिक है V2O5, उसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा 5। डी ब्लॉक का क्वेश्चन था ये। फिर से अगेन ये डी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक वाले का क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर अमंग द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर इसमें MnO4 माइनस का होता है, और लोगों की जो SRP वैल्यूज होती हैं वो कम होती हैं इसके कंपैरिजन में। ये 2+ में आ जाता है एसिडिक मीडियम में, और लगभग हर एक मीडियम में ये लोगों को ऑक्सीडाइज कर देता है। TiO2 तो स्टेबल होते हैं 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम 5 में स्टेबल होते हैं, क्रोमियम ऐसे तो मैंगनीज भी 7 और क्रोमियम 6 में स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे खतरनाक, इन चारों में तो सबसे अच्छी। तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर येलो इन कलर। तो भैया याद किया है ये सब शॉर्टकट में हमने। जो CDS होते हैं कद्दू की सब्जी वो येलो कलर के होते हैं, PBS ये ब्लैक कलर के, CUS ब्लैक कलर के, ZNS ये जिंक का मतलब अकेला सल्फाइड है जो व्हाइट कलर के होते हैं, और क्रोमेट येलो कलर के होते हैं, तो ये येलो हो जाएगा और CDS येलो हो जाएंगे। A और E करके होना चाहिए अपने पास। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर बनना चाहिए A और E, बोले तो B ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखिए ये जो एनर्जी वाले ऑर्डर होते हैं ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो आप फटाफट चेक कर लीजिए। N+L चेक करिए पहले और फिर देखना N। तो N+L चेक करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 3 और 1 4 बन जाएगा, यहाँ पर 3 और 2 5। तो N+L में ही डिफरेंस है, तो यही एनर्जी का ऑर्डर बन जाएगा 1s 2s 3p और 3d करके। तो 1s 2s 3p और 3d आंसर बन जाएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो Ni के कॉम्प्लेक्सेस महा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है Ni2+ जिसमें Cl एक वीक लिगेंड होता है, तो ये 4s0 3d8 होते हैं ना, और Cl इसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो D8 में 2 अनपेड रह जाता है तो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। sp3 तो है ही ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल होता है लेकिन ये डायामैग्नेटिक होता है क्योंकि यहाँ Ni की प्राइमरी वैलेंसी 0 है, ये होते हैं 4s2 3d8 और S का दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो ये D10 बन जाते हैं डायामैग्नेटिक। और C वाले में जो है वो Ni2+ है, वहां पर Cn अच्छा लिगेंड होता है तो सबको अंदर फिल कर देता है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर हो जाते हैं डायामैग्नेटिक। और CO का कोई भी कॉम्प्लेक्स पैरा नहीं हो सकता, CO के मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा A पार्ट, पैरा पूछा था अपने से। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा है 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड है इज एडेड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 75% वेट बाय वेट सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस। तो हमें क्या क्या दिया है देखो, मास परसेंटेज जिसको हम कभी x बोला करते थे, मास परसेंटेज तो वो है 75। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, यही हमारे पास डेंसिटी की यूनिट होती है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमसे पूछा है कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो पहले तो हम इसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी कैसे निकालोगे तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो ये हमारे पास HNO3 है उसके मोलर मास होते हैं 63। तो इसकी मदद से आप निकाल लीजिए इसकी मोलरिटी, ठीक है।
अब जब मोलैरिटी पता चल जाएगा तो मोल पर लीटर आपके पास आ जाएंगे, और मास आपको पता है तो मास से आप मोल बनाइए और लीटर बता दीजिएगा। तो ये डालिए पहले यहाँ पर x की वैल्यू 75, डेंसिटी 1.25 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 63। इसको ये हो गया अपने पास, इसको हम ऐसे रख लेते हैं 75 इंटू 1.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है, ये हो गई इसकी मोलैरिटी। अब मोलैरिटी आप वहां से बनाइए मोल पर लीटर, तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो ये बन गया मोल, और पर लीटर वही तो आपको निकालना है, तो वॉल्यूम अननोन हो गया। तो देखेंगे ये 63 कैंसिल हो जाएंगे और वॉल्यूम का डेटा आपका बनेगा 30 डिवाइडेड बाई, ये सारा डेटा नीचे आ जाएगा। बस ये लीटर में आएगा क्योंकि मोल पर लीटर होता है, उसको एमएल में बदल लीजिएगा, तो ये आ जाएगा नीचे 75 1.25 इंटू 10, ये लीटर में आएगा, एमएल में क्योंकि 4 ऑप्शन में है तो इंटू 1000 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है आंसर, तो इसका जो 16 नंबर का करेक्ट आंसर आएगा वो बनेगा 32 ml। क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, पहले हमने मास परसेंटेज डेंसिटी का यूज करके मोलैरिटी निकाल लिया, और फिर मोलैरिटी तो मोल पर लीटर होता है तो उसके मास की मदद से मोल बनाया, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम लिख दिया। तो वॉल्यूम बस लीटर में आता क्योंकि उन्होंने एमएल में पूछा है तो एमएल में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया 16 का आंसर ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, तो ये आइसोमेरिज्म के ऊपर है, एक है रिंग एक है चेन। बस ये चेक कर लीजिएगा क्या ये इनके डी सेम है, एक साइकिल तो एक डी और एक पाई तो एक डी, और कार्बन देख लीजिए 5 और 1 6, तो यहाँ पर भी 6, तो रिंग चेन आइसोमर है। यस। दूसरे में फंक्शनल, एक प्राइमरी अमीन है एक सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं। बस देख लीजिएगा कार्बन सेम है तो बोलेंगे हाँ, तो दोनों ही करेक्ट मिल जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात होती है कि जो उनके कोफिशिएंट होते हैं वही बन जाते हैं उनके ऑर्डर, तो इनकी जो पावर होगी वो इनके कोफिशिएंट बन जाएंगे रेट लॉ में। अब पूछा है व्हेन वॉल्यूम बिकम्स 1/3। अब भैया जो कंसंट्रेशन की बात है, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। अगर आपने किसी के वॉल्यूम को 1/3 कर दिया तो जो मोल पर लीटर की बात होगी वो 1/3 हो जाएगा लीटर में, तो जो कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो हमसे पूछा है व्हेन वॉल्यूम बिकम्स 1/3 रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, तो जब आप वॉल्यूम 1/3 करेंगे तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा, सबका कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा, तो जो रेट होगा वो 9 टाइम्स बन जाएगा। तो आंसर बन जाएगा बी पार्ट, क्योंकि ए भी 3 टाइम्स होगा और बी भी 3 टाइम्स होगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 टाइम्स हो जाएगा रेट, तो आंसर बन जाएगा इसका 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, H2 पैराडाइज चारकोल या बोलो इसे, या बेरियम सल्फेट बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, तो इसमें जो एल्काइन होती हैं वो एल्कीन में आ जाती हैं, और एल्कीन में तो आना ही है क्योंकि अगला स्टेप तो ओजोनोलिसिस का है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या मिलेगा, एक तरफ CHO एक तरफ HCHO, एक तरफ ये CH3CHO बन जाएंगे, तो एक बनेगा CH3CHO और एक बन जाएगा HCHO, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ये तो जस्ट सिंपल रिएक्शन था हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो ये तो आपको बहुत ही लल्लू लगने चाहिए, और एनआई के कॉम्प्लेक्सेस आप पक्का याद रखिए। तो ये कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ होते हैं 4s03d6, और फ्लोरीन वीक लिगेंड होते हैं तो D6 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आराम से ये बन जाएगा sp3d2। वहीं अमोनिया अच्छे लिगेंड होते हैं तो ये बन जाएंगे D2sp3, और यहाँ पर तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये sp3 होते हैं, और यहाँ जो Cn है Ni2+ के सेंटर को D8 को डिस्टर्ब करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो पहले का sp3d2 मतलब पहले से ही मैच हो जाएगा, दूसरे का दूसरे से मैच हो जाएगा, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, तो 1 2 3 4 मैचिंग होना चाहिए, आंसर बन जाएगा ए पार्ट। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि सॉल्व कैसे हुआ अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which of the following biomolecules does not contains C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान रखिए हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अपने नीट के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले जो नीट एग्जाम है मई में, उनके लिए ये ऐसे क्वेश्चन बड़े ट्रिकी हैं, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन वो दे सकते हैं। आप देखेंगे जब नीट का एग्जाम दे करके, तो यही जो आप क्वेश्चन अभी यहाँ देख रहे हैं 100, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो वहां सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बस आप इनको अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से पूरा देखोगे तभी फायदा होगा भाई। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ नहीं मिलता, तो आपको कितनी बार बताया है, एक ही है जहां नहीं मिलता, सुक्रोज, क्योंकि वहां C1 और C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, और जगहों पर तो C1C4 मिलते ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, Bohr's model is applicable for single electron system having atomic number Z, frequency of rotation। तो फ्रीक्वेंसी से पहले हम टाइम पीरियड पे ध्यान देते हैं। टाइम पीरियड बिल्कुल वही सा है जैसे आपने फिजिक्स में कभी डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला सीखा है।
तो अगर हम पूछें स्पीड कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कोई चीज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितने टाइम में, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर मैं टाइम पूछूं तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं स्पीड, तो हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना ट्रेवल करेगा किसी बोहर्स मॉडल में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो होगा सरकमफेरेंस पे 2 पाई r वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब r को देखिए तो बोहर्स मॉडल के हिसाब से r जो होता है वो n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल, और जो वेलोसिटी होती है वो z बाई n के प्रोपोर्शनल। बस इसी को आप यहाँ डालेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा कि वो बनेगा n क्यूब डिवाइडेड बाई z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको पता है टाइम पीरियड जो होते हैं उसका उल्टा वही बन जाती है फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी हो वो बन जाएगी z स्क्वायर बाई n क्यूब। तो बस z स्क्वायर बाई n क्यूब ढूंढ लीजिए, तो 22 का आंसर मिल जाएगा आपको। कौन सा आंसर मिलेगा 22 का, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following detection of nitrogen is not possible by Lessines extract method? देखिए भाई, जो लेसाइन टेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लगते हैं, तो ऑर्गेनिक होना चाहिए। जैसे पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करने का लेसाइन टेस्ट मेथड नहीं है, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर में ये थोड़ा सा उन्होंने जेई वालों ने कमाल दिखाया, ये वैसे बेंजीन के कन्वर्जन वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेलेनियम के साथ अगर हम हीट करें तो जो साइकिल होती है उसमें से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाते हैं और वो बेंजीन एरोमेटिक साइकिल बन जाते हैं। और अगली बार ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो यहाँ पर लग जाएंगे CH3, टॉलुइन बन जाएगा, और CrO2 Cl2 H3O+, तो इससे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब हमसे पूछा है जो फाइनल प्रोडक्ट C है उसके बारे में करेक्ट क्या क्या है, तो जो बेंजल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता, ये गलत बात है क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाते। C कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2, नहीं भैया, CO2 से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो एसिड बनता है, एसिड, एसिड नहीं है ये C। C कैन गिव टॉलेंस टेस्ट, यस टॉलेंस टेस्ट देगा क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट थोड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फेलिंग। ऐसे दोनों ही गधे हैं लेकिन फेलिंग से अच्छा होता है टॉलेंस। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो सारे एल्डिहाइड दे जाते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एल्काइल से लगे हुए जिनको एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं, वो कोई भी एल्डिहाइड हो काम बन जाता है। C कैन गिव इफर्विसेंस विथ बेकिंग सोडा, उसके लिए तो उसे एसिड होना चाहिए, बेकिंग सोडा के साथ CO2 देने वाला पहला ही टेस्ट आपने देखा, तो C वाला आंसर बन जाएगा यहाँ पर 24 का आंसर C। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, बहुत सालों से ये नीट वीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, बस आप देखिए। इनके लिए तो शॉर्टकट है अपने पास, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, डाई एटॉमिक तो पैरा हो जाएगा, O2 प्लस में O2 में 16 और 1 चला जाएगा तो 15, ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा ही पैरा होते हैं, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड है ये भी पैरा। NO2 में देखोगे तो नेट में ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये भी पैरा, NO में ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो पैरा, और CO डायमैग्नेटिक होते हैं। तो कितने पैरामैग्नेटिक हैं, तो देख लीजिए स्टार्टिंग के जो 5 हैं वो पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कितने, 5 हो गए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर। बहुत सालों से नीट के एग्जाम में पोलैरिटी वाले क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं लगभग, कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बता दीजिए, पोलैरिटी का ऑर्डर बता दीजिए, तो आप फटाफट ध्यान रखिएगा। मेथेन नॉन पोलर होते हैं, CCl4 टेट्राहेड्रल है नॉन पोलर, CH2Cl2 ये पोलर है, वाटर भी पोलर होते हैं, अमोनिया भी पोलर है, H2O2 भी पोलर होते हैं क्योंकि इनका नेट में जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ये वेक्टर इनके कैंसिल आउट नहीं होते, ये प्लेनर नहीं होते ना, एक क्या बोलते हैं इनको, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अगर एक पेज इधर भाग रहा है, जैसे कॉपी को आप आधा खोलते हैं पढ़ने के लिए, वैसे तो एक बॉन्ड इधर जाते हैं तो एक बॉन्ड इधर भागते हैं, तो इनका वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होता। और O2F2 भी ऐसे ही है पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें टोटल कितने पोलर हो गए, तो आप देख लीजिए, तो ये बन जाएंगे 5। पोलर ही पूछा था अपने पास, मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, बॉन्ड पोलर होने से काम नहीं है। तो 26 के जो फाइनल आंसर हो गए अपने पास वो हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड एल्कालाइन केमनोफोर। तो ये विगरस ऑक्सीडेशन होता है, बेंजीन रिंग के बाहर जो एल्काइल ग्रुप होते हैं फटाफट एसिड में चले जाते हैं, बस उस एल्काइल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं होता तो जैसे ये नहीं देते ये, और सब दे जाएंगे, सब दे जाएंगे। यहाँ पर बेंजोइक एसिड की बात है तो ये बेंजोइक एसिड नहीं देगा, ये नालायक बेंजोइक एसिड नहीं देगा। तो कितने बेंजोइक एसिड देंगे यहाँ देखोगे तो पहला देगा, दूसरा वाला भी देगा, तीसरा ये जो लास्ट में था वो देगा, और ये दोनों दे जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये नहीं देगा क्योंकि इसमें जो है ना ऊपर तो बेंजोइक एसिड जैसा बनेगा लेकिन नीचे जो बेंजीन रिंग है उसके नीचे ऐसे आएगा, तो ये बेंजोइक एसिड का तो स्ट्रक्चर नहीं है ना, बेंजोइक एसिड तो ये होता है,
इसीलिए लास्ट वाला काउंट नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास 5 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं? किसको नहीं पता है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उसमें करेक्ट ऑर्डर क्या बन के आता है? तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनके लिए करेक्ट ऑर्डर बन के आते हैं, जो सबसे ज्यादा आयनिक होते हैं उनकी रेडियाई माइनस चार्ज जिनके पास सबसे ज्यादा होता है वो सबसे बड़े साइज के होते हैं। तो ये पहला वाला सही नहीं लिखा है, उसमें फ्लोराइड से बड़ा होगा ऑक्साइड वाला पार्ट। अब दूसरे में है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ग्रुप नंबर 17। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्लोरीन के जस्ट बाद फ्लोरीन होते हैं। तो पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू ऐसा बनेगा अपने पास, फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। तो 29 का आंसर बन जाएगा लास्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। NO2 ग्रुप, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली अपने जेई में आते हैं, तो देख लीजिए इनको बढ़िया से। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो ज्यादा कहां से खींचते हैं? ऑर्थो पैरा से। तो ऑर्थो पैरा पर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज हो जाएगा, तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है RO- वो इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, उसके बैक अटैक से Br भाग जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा पैरा वाली पोजीशन पर OC2H5। तो NO2 के पैरा वाली पोजीशन पर Br हट जाएंगे और OC2H5 आ जाएगा। तो बी पार्ट आंसर बनेगा फाइनल प्रोडक्ट 30 का। देखो इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इसमें उन्होंने और कुछ नई रिएक्शन ही नहीं दी, बस बोला इसमें बता दीजिए फाइनल प्रोडक्ट, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्टीम वोलाटाइल। ये हो गया जीओसी का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो प्यूरिफिकेशन वाले टेक्निक हैं, डिस्टिलेशन के बहुत सारे टेक्निक, उसमें स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो किसके लिए करते हैं? एक तो एनिलीन वाटर मिक्सचर के लिए, जिसमें एनिलीन वाटर के साथ स्टीम वोलाटाइल है। ऐसे ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसके अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये पानी के साथ उड़ जाना चाहते हैं, तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलाटाइल होते हैं। तो 31 का आंसर हो जाता है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भैया, कंसिडर कर लेंगे इनको। अब हमसे पूछा है करेक्ट CFAC का ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है CFAC देखना हो तो पहले चेक किया करो लिगेंड किसके पास अच्छा है। अगर लिगेंड सबके पास सेम है तो फिर देखा करो किसके सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर अच्छी है। फिर अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम सेम लगता है तो ये देख लीजिए किसके पास चिलेटिंग लिगेंड हैं, ये सब चीजें। और ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली ज्यादा होने से तो उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं। अल्टीमेटली आइए देखते हैं CFAC का करेक्ट ऑर्डर इस क्वेश्चन में। तो ये है Mn2+, ये है Fe2+, ये देखोगे तो Fe3+, और ये देखोगे तो कोबाल्ट के 3+ अपने पास। अब जो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आए, यहां से आप चेक करिए कि इनके डी के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि सबके पास अच्छे लिगेंड है Cn। तो जब कोबाल्ट 3+ देखोगे तो D6 होगा, और D6 तो अच्छे लिगेंड होने की वजह से सारे उसके इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, सारे 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर फेरिक आयन है तो इसके D5 हैं तो सारे D5 हो जाएंगे T2G वाले पार्ट में। और यहाँ पर 6 पूरे के पूरे 6 आ जाएंगे इधर, और Mn2+ में D5 होते हैं तो यहाँ पर D5 आ जाएंगे नीचे अपने पास T2G वाले पार्ट में। तो यहाँ पर D5 और D5 फेरिक आयन में, और यहाँ पर D6 और D6 यहाँ पर। अब देखिए दो दो उन्होंने सेम सेम कर रखा है, तो जिसके पास ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उसका अच्छा होगा CFAC वैल्यू। तो सबसे अच्छे CFAC वैल्यू 4 की। अब 4 में क्योंकि D6 था, अब और देखिए D6 कहां पर है, तो वो है हमारे पास ये फेरस आयन में। तो ऐसे तो होना चाहिए 4 के बाद जो आंसर करेक्ट बनना चाहिए 4 के बाद वो बनना चाहिए 2, लेकिन क्योंकि उन्होंने 4 के बाद 2 अभी के हिसाब से ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि जब हम D6 को देखेंगे तो D5 से अच्छी उसकी CFAC वैल्यू आएगी, क्योंकि सारे Cn जो वाले पार्ट हैं वो तो यहाँ पर हैं, Cn की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन D वाले पार्ट में है, T2G में है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर बन के आना चाहिए 4 तो सबसे अच्छा ले जाएगा, क्योंकि वो D6 में है, सारे 6 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत तगड़ा है। ऐसे तो अब उन्होंने 2 और 3 में 3 को ज्यादा प्रेफरेंस दिया तो हम भी दे देंगे, लेकिन 2 वाला जो पार्ट है वो पक्का 1 से अच्छा होगा, तो फिर 2 और 1 ऐसे आ जाएगा अपने पास। 4 3 2 1। ध्यान रखिए नॉर्मली मैं वैल्यू के हिसाब से सोच रहा था, तो जो D6 की वैल्यू है, D6 में जब आप निकालेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे T2G में, और T2G में जितने ज्यादा होंगे उसके CFAC वैल्यू उतनी अच्छी आती है। अल्टीमेटली यही देखना होता है कि उसके D वाले जो T2G कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे हों, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वो सब ऑर्डर हमारे इस चार्जेस वार्जेस के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सब केवल थ्योरेटिकल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू में ये सारी चीजें मैटर करते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या देखा करो, लिगेंड किसके पास अच्छा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा है, और अगर लिगेंड सबके पास सेम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम सेम है, तो देखा करो किसका न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है, किसके न्यूक्लियस चार्जेस बड़े तगड़े हैं। ठीक है,
तो नॉर्मली कंपैरिजन में ऐसे कंपेयर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर हो जाएगा। 3 वालों का ज्यादा अच्छा, अब उन्होंने ऑक्सीडेज नंबर को प्रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जिंक अमलगम HCl, तो जो CO ग्रुप है वो CH2 में चले जाएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, लेकिन ईथर का कुछ नहीं होगा, तो आंसर बन जाएगा ए पार्ट। CO ग्रुप को CH2 में बदल दीजिए, तो 33 के आंसर हो जाएंगे ए। 34 नंबर में और फिर से हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, और ये ऑक्सिलेट वाला कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत अच्छे से याद रखिए, CO C2O4 होल थ्राइस 3 माइनस। ऐसे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पानी से भी बेकार होती है ऑक्सिलेट की, लेकिन ये चिलेटिंग लिगेंड होता है, बाइडेंटेट होते हैं, और कोबाल्ट 3+ के साथ तो ये बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्स है ये, और अच्छा लिगेंड जैसा काम करता है। सारे D6 अंदर चले जाते हैं और बन जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3। तो पहले की मैचिंग हो जाएगी D2sp3 से। फिर दूसरा फेरिक आयन है, फेरिक आयन में ये वीक लिगेंड लगे हैं, तो D5 तो होंगे, लेकिन वो कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे, बाहर चला जाएगा ये sp3d2 के लिए। और NiCO4 बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास Ni0 में होते हैं, तो जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो D में जाते हैं, तो ये अल्टीमेटली sp3 रहते हैं। अच्छा लिगेंड होने के बावजूद भी बेचारे टेट्राहेड्रल ही रहते हैं, क्योंकि वहां Ni की कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। और जो लास्ट वाला है PT और PD के कॉम्प्लेक्सेस में अगर 4 लोग हों तो लोग याद रखते हैं DsP2 बन जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर बन जाते हैं अपने पास। तो पहले का सेकंड से मैच हो जाएगा और दूसरे का फर्स्ट से, पहले का सेकंड दूसरे का फर्स्ट, फिर तीसरे का देखोगे तो 4 से मैचिंग हो जाएगी और चौथे की मैचिंग हो जाएगी 3 से। आंसर बन जाएगा डी पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चलो भैया आ जा, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। नस्ट इक्वेशन के ऊपर है कि आपको सेल बनानी है, तो मैग्नीशियम हो रहा है ऑक्सीडाइज और सिल्वर हो रहे हैं रिड्यूस, तो जो इसके Q की वैल्यू बन जाएगी, पहले तो इलेक्ट्रॉन इसमें सेम कर लेना जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे तभी सेल बनेगा। तो जब Q निकालोगे तो मैग्नीशियम आयन ऊपर होंगे और Ag+ आयन नीचे होंगे, वो भी स्क्वायर के साथ, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो पहले देखो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो सही है क्या, Q की वैल्यू। ऐसे तो उल्टा भी कर सकते हो, तो बाहर का साइन बदल जाएगा, लेकिन अब कोई पूछे कितने कैंसिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2, तो जाइए नस्ट इक्वेशन लगा दीजिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF, N की वैल्यू 2 और फैराडे पावर। और अगर आपने ये सब लिख लिया तो Ln लिखना पड़ेगा, तो Ln में डाल दीजिए Mg2+ डिवाइडेड बाई Ag+ का स्क्वायर। तो बस आप ये मैच करा लीजिए कहां पर मिलेगा, और ये ऐसे क्वेश्चन काफी प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि Ln वाले फॉर्मूले कभी लोग भूल जाते हैं। नॉर्मली लॉग वाला फॉर्मूला याद रहता है 0.0591 वाला, लेकिन इसे भी ध्यान रखिए। तो आंसर बन जाएगा 35 का ए पार्ट। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT बाई 2F, क्योंकि N की वैल्यू 2 बन जाएगी, और Ln Q की वैल्यू तो बिल्कुल सही लिखिए, तो बस आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोला है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है और काइनेटिक एनर्जी, उसमें ग्राफ क्या बन के आता है। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, अगर हम उसको काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो रूट ओवर काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जब हम ग्राफ बनाना चाहेंगे रूट ओवर काइनेटिक एनर्जी का पार्ट, तो हमारे पास ये ग्राफ थोड़े अलग तरीके से आएंगे। कैसे ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, कर्व में मिलेंगे अपने पास। तो जब आप चाहेंगे कि यहाँ पर लिखा हो 1 काइनेटिक एनर्जी, देखिए इधर, तो 1 काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे रख लो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। और अब लेकिन तब भी हम ग्राफ जो है केवल लैम्डा में ही बनाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा ग्राफ बनेगा, कर्व के टर्म में आएगा अपने पास। तो जैसे जैसे आप 1 काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा लेकिन स्क्वायर में, तो इस तरीके से होगा। मतलब 1 जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेवलेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेगा, इसलिए आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा बढ़िया सा दिया है अपने पास। ठीक है, जब हम सोचो वही लेमडा, जैसे हम बढ़ाएंगे 1 से 2 करेंगे लेमडा को, तो लेमडा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है 1 वो थोड़ी जल्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर और बाद में 2 का स्क्वायर, तो ये 1 रहेगा, वो 4 काइनेटिक एनर्जी, 1 काइनेटिक एनर्जी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो ये कर्व ऐसे आएगा अपने पास। मैथमेटिक्स वालों को तो आराम से पता होता है, खास करके वो बायो वालों को दिक्कत होती है ग्राफ में, तो ये थोड़ा बढ़िया ग्राफ था अपने पास। 37 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने के लिए आपको क्या चाहिए, SRP। जिसकी SRP जितनी अच्छी होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतनी अच्छी होगी। देख लीजिए इसमें से सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी बन के आएगी, तो किसका SRP सबसे अच्छा है। तो इसमें आप देखेंगे तो कॉपर वाले का SRP 0.34 है, जबकि लेड वाले का SRP है 1.8, और यही सबसे ज्यादा SRP है। तो लेड 2+ की SRP 1.8 है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो सबसे तगड़ी। आंसर बन जाएगा 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38
इफ P इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड Kp समझ रहे हैं ऐसे, Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, then alpha in terms of Kp and P और assuming alpha is neglected as compared to 1। तो चलिए शुरू करते हैं। Kp के टर्म्स में अल्फा बनाने के लिए 1 से शुरू कर सकते हैं, 1 से अल्फा जाएगा, बनेगा अल्फा बाई 2। ठीक है, अब 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो जब हम Kp बनाने जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, A2 का मोल डिवाइडेड बाई टोटल लिखने जाओगे तो वो 1 हो जाएगा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन लिखनी होती है तो जब हम अल्फा के टर्म्स में बनाते हैं टोटल तो वो 1 जैसा समझिए, क्योंकि कंपेयर टू 1 नेग्लेक्टेड है। तो टोटल हो गया 1 और टोटल प्रेशर हो गया P, कोफिशिएंट 1 है तो वही रह जाएगा। और इसके लिए लिखोगे तो उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल इनटू टोटल प्रेशर, कोफिशिएंट हाफ है तो पावर में हाफ, और डिवाइडेड बाई A टू B के लिए लिखोगे तो उसका मोल हो गया 1 माइनस अल्फा तो वो नहीं बन जाएगा, टोटल 1 हो गया और टोटल प्रेशर P पावर में 1। तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो आप थोड़ा इनको सॉल्व करेंगे तो ऐसे बनेगा अपने पास Kp इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पर पावर में 1 है, वहां पर 1/2 है तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, और P की पावर देखें तो P की पावर जस्ट हाफ बचेगा अपने पास, तो P की पावर हाफ, और डिवाइडेड बाई, तो ये हाफ की पावर में तो हाफ रह ही जाएगा, मतलब वही 2 की पावर में हाफ, तो रूट रह जाएगा नीचे ऐसे। अब उन्होंने पूछा क्या है, अल्फा इन टर्म्स ऑफ P, तो अल्फा चाहते हैं तो अल्फा को अलग कर लेना, अल्फा टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा Kp √2 जैसा, Kp चला जाएगा, √2 चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई P की पावर हाफ, ऐसे करके। अब आप चाहें तो दोनों तरफ से रूट वाला फैक्टर आप हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर भी रूट था, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बढ़िया से, तो अल्फा क्यूब जो बनेगा वो बनेगा Kp स्क्वायर और 2 डिवाइडेड बाई P, जिसके अंदर रूट था वो स्क्वायर करने से गायब हो गया। अब जो यहाँ पर क्यूब है उसे उधर लेकर जाइए, तो अल्फा बन जाएगा अपने पास Kp टू द पावर 2/3, यही तो बनेगा 1/3 करके, और साथ में 2 डिवाइडेड बाई P की पावर में भी 1/3। अब चाहो तो इसको तुम पूरे का रूट करके 1 मतलब पूरे का क्यूब रूट लिख सकते हो ऐसे, ये लास्ट ऑप्शन जैसा, 2 Kp स्क्वायर डिवाइडेड बाई P और पूरे की पावर में 3 बन गया अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास आंसर। अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन तो यही बन गया था, बस आपको अल्फा निकालना पड़ा, तो आंसर हो गया अपने पास लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मोलर कंडक्टेंस इज नियरली डिपेंडेंट टू रूट ओवर कंसंट्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टेंस का कर्व ऐसे आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके लिए स्ट्रेट लाइन, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए ऐसे आता है विथ रिस्पेक्ट टू रूट ओवर कंसंट्रेशन। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अपने एग्जाम में। अब हमसे पूछा है देन मोलर कंडक्टेंस फॉर सेम इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन शोज। तो पहले तो उन्होंने बोला है जो मोलर कंडक्टेंस है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो स्मॉल इंक्रीज आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी पहले ही वैल्यू बहुत हाई होती है, तो जब उनका हम मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है E की 300। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो सोडियम जैसे समझ लो, सोडियम पोटेशियम ऐसे लोगों की, इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है। हमसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस माइनस में दे रखा है, तो पक्का ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे वाले पार्ट हैं। देखिए A B C D इनके जो गैसियस एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उनका ऑर्डर हमें दे रखा है कि B का सबसे ज्यादा है, और फिर हमारे पास A का है अपने पास, और फिर है C और D। तो हमसे पूछा है देन बताइए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक नेचर। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे देखो ये E हो गया, E के साथ ही सबको बॉन्ड बनाना है, E के साथ A को भी बॉन्ड बनाना है, E के साथ B को भी बनाना है, E के साथ C को भी बनाना है, और E के साथ D को भी बनाना है। अब इसमें से सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन सबसे अच्छे से चाहता है, वो है B। तो जब B बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो काफी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने देने से ही तो हमारे पास नहीं, अब ये थोड़ा उल्टा बोल देंगे, अगर कोई B है जो B वाला पार्ट है उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर बहुत अच्छा है, मतलब देना तो नहीं चाहेगा, तो इनके पास आयनिक नेचर बहुत अच्छा होगा, ये मोस्ट आयनिक हो जाएंगे, मोस्ट आयनिक। समझ रहे क्यों? क्योंकि जो B है उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा भैया तो उसके ऊपर तो माइनस होगा और सामने वाले के ऊपर प्लस, तो ये बहुत ही ज्यादा आयनिक नेचर के हो जाएंगे। और जो
ABCD में सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है, तो वो हो जाएगा अपने पास C वाला पार्ट, उसकी वैल्यू -200 है। तो जो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो C वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत अच्छा, आयनिक कैरेक्टर में B वाले का बहुत अच्छा, तो B का आयनिक बहुत अच्छा, और सबसे कम आयनिक किसका हो जाएगा, C वाले का, तो ये बन जाएगा आंसर अपने पास, ठीक है। देखा तुमने कैसे आयनिक कैरेक्टर देखा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी थी वो आयंस अच्छे से बनाना चाहेगा, उसका आयनिक नेचर बहुत अच्छा होगा, तो उसी हिसाब से आंसर बन जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है। तो आपको पता है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने पास, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, उनको कंपेयर करने का आसान सा तरीका क्या है, I इंटू कंसंट्रेशन। अगर आप ये दोनों डेटा देखेंगे तो जिसके लिए I इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ये बॉइलिंग पॉइंट वाला टर्म ज्यादा होगा, और किसके लिए ये उल्टा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के लिए। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। तो 10⁻⁻4 मोलर NaCl, 10⁻³ मोलर NaCl, 10⁻² मोलर NaCl, और ये तो NaCl के लिए I की वैल्यू लगभग कितनी ले सकते हैं, 2, तो सब में I की वैल्यू लगभग 2 ले लीजिए, और यूरिया के लिए I की वैल्यू कितनी, 1, तो यूरिया का तो सबसे कम हो जाएगा, तो 4 नंबर तो सब में ही सबसे कम है। और कंसंट्रेशन देखिए I तो सबका सेम हो गया 1 2 3 में, लेकिन कंसंट्रेशन 3 का सबसे अच्छा है, फिर 2 का, फिर 1 का, तो सबसे अच्छा हो जाएगा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 4 का, तो आंसर बनेगा अपने पास बी पार्ट, ठीक है। तो ये बनेगा करेक्ट आंसर अपने पास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनोइड आयन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो गैडोलिनियम बहुत फेमस होते हैं, आपको बस शॉर्टकट याद होना चाहिए, वो लाला से, पर, नंद, प्रेम से, लाला से, पर, नंद, प्रेम से, फिर बोलते थे इलू इलू गाय, इतने से ही हमारे काम बन जाते हैं। फिर आगे आते हैं वो लाला से, पर, नंद, प्रेम से, इलू इलू गाय, फिर बोलते हैं तब दई हो, एक तमाचा, एक तमाचा, ये भी लाल हो जाए, ये भी लाल हो जाए। तो जो इसमें हमारे पास शॉर्टकट था कि जब इनका तुम +3 बनाओगे, +3, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ऐसे करते चले जाइए। इसमें 4f के 6 बन जाएंगे, और इसमें 4f के 7, तो f7 वही तो चाहता है 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जो गैडोलिनियम का +3 होता है उसमें 4f7 होते हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो बी पार्ट आंसर बन जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, कई बार हम देख चुके हैं जो Ni2+ वाला सेंटर है ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, दोनों टेट्राहेड्रल हैं, बस इनकी प्राइमरी वैलेंसी देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सही लिखा है कि नहीं, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स, कितने लीनियर हैं, तो I3- लीनियर होता है, क्योंकि हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं II2- 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। CO2 लीनियर होते हैं, एजाइड लीनियर होते हैं, NO2+, BeCl2 और XeF2, तो इतने लीनियर हैं अपने पास, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं, इसमें आंसर 6 लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यस, क्योंकि प्रोपाइन के पास एक ही H होता है और एक H से आधा ही हाइड्रोजन गैस हम बना सकते हैं, तो ये सही बात है। और 4 ग्राम ऑफ दिस एल्काइन रिएक्ट्स विद सोडामाइड टू गिव इतना ml ऑफ अमोनिया गैस एट STP, ये आगे इसमें ऐड कर लेना, एट STP। तो इसमें एक H+ है, तो अगर एक होगा ये तो अमोनिया भी बन जाएगा 1 मोल में, ठीक है। तो जाइए इसका मास निकाल लीजिए पहले, तो मास तो लिखा है 4, मोलर मास बनाइए, 3 कार्बन के लिए बन जाएंगे 12 × 3, और हाइड्रोजन 4 है तो 4 बन जाएगा, तो आप इसको देखेंगे तो बनेगा 4/40, तो ये बन गया इसके मोल 0.1, तो 0.1 मोल से 0.1 मोल अमोनिया भी बनेगा अपने पास, 0.1 मोल इसका है ना, तो एक ही H+ है, तो जितना ये एल्काइन उतना ही हमारे पास H+, और हर एक H+ एक ही अमोनिया बना सकता है, तो अमोनिया बन जाएगा 0.1 मोल अमोनिया। अब मोल आ जाए तो आप क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम, जाइए लगा दीजिए। अगर आप ml में चाहते हैं तो वॉल्यूम कैसे लिखना, मोल इंटू 22,400, ठीक है। अब मोल है अपने पास 0.1, देख लेना एक बार, मास और डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास था वो 40, तो ये 1/10 करके बनता, तो मोल हो जाएगा 0.1, और H+ का उतना ही हमें अमोनिया भी मिलेगा, तो अमोनिया भी हो गया 0.1, तो ये हो गया मोल इंटू वॉल्यूम। तो मोल कितना है 0.1, और ये 22400, तो एक ही तो कैंसिल हो पाएगा, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वो बनेगा 2240 ml, इतना ml अमोनिया बनना चाहिए। तो जो 45 का करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए अपने पास ऐसे 2240 ml करके, ठीक है। तो पहला तो यहाँ तो ये गलत लिख दिया गया है, पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट।
और दूसरा इनकरेक्ट। आंसर बन जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 अपने पास। 46 में पूछा है कौन सा विटामिन है, कौन सा एसिड है जो विटामिन है। तो आप सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका तो स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ बच्चों को याद होगा कि इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा होता है। हम तो इसको एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन तो होते हैं, लेकिन इस नालायक के पास एसिड नाम तो है लेकिन इसके पास एसिडिक एच नहीं होते। ये है एस्कॉर्बिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर। ये भी ध्यान रखिए एस्कॉर्बिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है ये नहीं होता, फिर भी इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन के पार्ट हैं, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा? कमेंट करके बोलोगे तो लगेगा कि हाँ तुम कम से कम 46 नंबर तक पहुंच गए देखते देखते। 47 नंबर जस्ट आईपिक नेमिंग लिखनी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप पहचान लो कार्बोक्सिलिक एसिड और वहां से आप नंबर बना लो लंबी चेन लेकर। तो इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम होता है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। तो जब आप ब्रांचिंग देखेंगे तो अल्फाबेटिकली मिथॉक्सी जो कार्बोनाइल है उसे पहले लिखना पड़ेगा, तो बनेगा 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो ये सी पार्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ये जो हमारे पास Cl है विल शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट। तो SN1 के लिए पोलर चाहिए होता है, ये सही है। और SN1 कराते हैं पूरी ऑर्गेनिक में 1 करके कहीं नाम आता है तो वो कार्बोकेटाइन से होती है। तो क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बहुत ही स्टेबल है, बगल में लोन पेयर अवेलेबल है, इस वजह से ये बहुत आराम से SN1 दे जाएगा, सही बात है। और जो दूसरा है अपने पास नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल आपको बहुत आराम से आना चाहिए कि नियोपेंटाइल क्या होते हैं। तो नियोपेंटाइल ये हैं हमारे पास इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर CH2 और Cl। इसके ये वाली पोजीशन पे इतनी क्राउडिंग है अल्फा के बगल बीटा वाली, इतनी क्राउडिंग कि यहाँ पर SN2 बहुत आराम से होना टफ है, क्योंकि क्राउडिंग बहुत बड़ी ले ली। तो लिखा है रिएक्शन इजीली हो जाएगी, नहीं बहुत टफ होगी SN2, क्योंकि अगर क्राउडिंग बढ़ाओगे तो SN2 का होना आसान नहीं होता। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाएगा। 49 नंबर में हमसे पूछा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ He+ इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब रियल में कहां बैठा है, n की वैल्यू 4 लेकर। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर्स मॉडल में जब भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना पड़ता है तो क्या लिखते हैं, ऐसे 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा करके। तो बस आप जाके लगा दीजिए 2 पाई r की वैल्यू डाल दीजिए वो 0.53 n स्क्वायर बाई z, n की वैल्यू लेना 4 डिवाइडेड बाई z, हीलियम के लिए z होता है 2 और n की वैल्यू 4 है और उधर लैम्डा आपको चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर मिल जाएगा। ये डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में ही आता है अपने पास, ठीक है। तो 49 जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 6.64। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, फेलिंग टेस्ट कौन सा देगा। तो आपको पता है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते, जो नॉर्मल एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग टेस्ट दे जाते हैं। तो आंसर बन जाएगा सी पार्ट। कीटोन नहीं देते फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में होता क्या है, जो कॉपर के 2+ होते हैं, जो रियल में तो फेलिंग 2 होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ध्यान रखना एल्कलाइन नहीं एक्वस। और बी में क्या होते हैं, रॉसेल सॉल्ट, ROCHELLE, रॉसेल सॉल्ट। रॉसेल सॉल्ट का अगर तुम्हें फॉर्मूला मिले तो कमेंट में जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉसेल सॉल्ट के साथ कॉपर 2+ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तब जाकर के हमें मिलता है फेलिंग सॉल्यूशन। बस ये दोनों अलग अलग रखते हैं क्योंकि आपस में मिलाओ तो ये बहुत ही अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, तो मिलाते ही हमें रिएक्शन कराना पड़ता है, तो दोनों को अलग अलग स्टोर करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए अलग, फेलिंग सॉल्यूशन बी अलग। पहला वाला एक्वस होता है, दूसरा वाला कैसा होता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन थोड़ा सा बेसिक मीडियम होता है क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। तो रॉसेल सॉल्ट में कौन सा एसिड होता है, रॉसेल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताओगे तो अच्छा लगेगा। ये हो गया हाफ सेंचुरी, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर पे। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज A0। तो हाइड्रोजन की अगर रेडियस बोल रहा है मतलब ये जो 0.53 होता है ना डेटा, उसका ये वैल्यू बता रहा है 0.53 बोहर्स मॉडल में। The radius of orbit of electron in He+ in third excited state, फिर से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 4, ठीक है। तो जाइए आप बता दीजिए रेडियस का प्यारा सा फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर बाई z। ये फॉर्मूला तो याद ही रहता है लोगों को। बस 0.53 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A0। और अभी क्या रेडियस जो इसका बोला है वो क्या बोला है, a, तो वो लिख दीजिए a इक्वल्स टू A0। n की वैल्यू थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर, और हीलियम के लिए z कितना 2, तो 16/2 तो क्या बन जाएगा 8। तो हमसे पूछा क्या है, A0/A, तो A0 यहीं रोक लेना, तो बन जाएगा A0/A इक्वल्स टू 1/8। 1/8 कहाँ है, ये लास्ट पार्ट में आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52, पहले आप NO2 को करना चाहते हो रिड्यूस, तो भैया क्योंकि SnHCl दिया है ना यहाँ पर, तो SnHCl से ये रिड्यूस हो जाएगा NH2 में, फिर डाईएजोटाइजेशन N2 प्लस Cl माइनस, फिर CuCl HCl, इससे क्या होगा, ये सैंड में रिएक्शन, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है Cl में बदल जाएगा। फिर सोडियम ईथर, क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें आप सोडियम ईथर डालोगे तो जो रिएक्शन होगी उसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। यही दो बेंजीन जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, बेंजीन बेंजीन, फिनाइल फिनाइल, बाई फिनाइल बन जाएगा अपने पास। तो बेंजीन का मोलर मास होता है 78, 1 कम कर दीजिए क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया, और ऐसे दूसरे में भी 77 हो जाएगा, तो दोनों को सम कर लीजिए, 154 हो जाएगा आंसर। मोलर मास पूछा था, फाइनली जो बनेगा उसका मोलर मास बता दीजिए। 53 नंबर में वर्क फंक्शन हमें दिया है सीजियम और फ्रांसियम का 1.9 और 2.5 रेस्पेक्टिवली, सीजियम का बहुत कम होता है। देखिए in the light of wavelength 500 नैनोमीटर which element shows photoelectric effect, तो आपको पता है जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से, अगर हम चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। अगर बाहर से लाइट आ रही उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होगा। तो आने वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिमांड ऑफ मेटल, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तो हमें दे रखा है, हम बस आने वाली लाइट की एनर्जी निकाल लें। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला hc/λ, और जिसको आप अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट तो डालिए 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो बन जाएगा 5000। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो चले गए, इसको लगभग 125 मान लो, तो ये 5 से बन जाएगा अपने पास 25 और डिवाइडेड बाय, तो 2.5 के आसपास जो है ये आने वाली लाइट की एनर्जी बन जाएगी 2.5। ठीक है, मतलब रियल में इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि हमने ऊपर थोड़ा ज्यादा मान रखा है, तो ये 2.4 समथिंग बनेगा। तो आने वाली लाइट की एनर्जी सीजियम वाले डेटा से तो ज्यादा है, जो सीजियम का वर्क फंक्शन है वो 1.9 है और जो एनर्जी आ रही है वो 2.4 समथिंग करके, तो जो आने वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा है सीजियम के रिस्पेक्ट में, तो सीजियम आराम से फोटो इलेक्ट्रिक दिखा देगा। लेकिन फ्रांसियम, उसके लिए तो वो डेटा थोड़ा सा कम है, आने वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा नहीं है, तो वो नहीं दिखा पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर दोनों से ज्यादा होता आने वाली लाइट की एनर्जी तो दोनों दिखा देते। अभी कौन दिखाएगा, केवल सीजियम दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, ये बड़े मदद करेंगे तुम्हारे 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, याद रखिए सिस और ट्रांस जो ब्यूटीन होती हैं उसमें जो सिस फॉर्म होता है उसकी पोलैरिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। लेकिन जो ट्रांस एल्कीन बनाते हैं हम, जैसे ये ट्रांस बना लिया हमने, तो ट्रांस वाले सिमेट्री में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट सिस का बोल रहा है ग्रेटर देन ट्रांस, तो गलत बात होती है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का अच्छा होता है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। 2 ब्यूटीन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस, सिस और ट्रांस 2 होते हैं, ये सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, पहले इनकरेक्ट हो गया। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज ग्रेटर, यस। इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है। पहला गलत है, मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है, ये गलत है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखिए और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में पहले तो उसे सॉलिड बनना पड़ेगा, और सॉलिड में ट्रांस वाले अच्छे से होते हैं क्योंकि उनकी सिमेट्री होती है मॉलिक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट शोज डिस्प्रपोर्शनेशन, इससे तो बड़ा प्यार है कंपटीशन एग्जाम वालों को। तो जब कोई बंदा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो जाए या फिर मिनिमम में, तब फिर वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता। उसके मिडिल में होगा तो फिर वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सकता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ कौन नहीं दिखाता, ये तो बच्चे को पता है, ClO4-, ये नहीं दिखाता डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मोलैलिटी पूछा है हमें, मोलैरिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो जस्ट आप फॉर्मूला लगा लीजिए, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी माइनस 1 अपॉन मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। बस आप यहाँ डेटा डाल दीजिए, मोलर मास की वैल्यू 40, मोलैलिटी आप चाहते हैं, मोलैरिटी हमें दिया है 3, डेंसिटी दिया है 1.25। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 2.79 करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 के आंसर की बात कर रहे हैं, नहीं आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 2.65 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, फिर से CFAC की बात हमसे बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें फिर से वही हो गया कि आप देखिए कहाँ अच्छे लिगेंड है, तो सबसे अच्छा लिगेंड EN, तो इसका CFAC सबसे अच्छा, तो 4 नंबर सबसे तगड़ा। उसके बाद देखिए तो सब में अमोनिया ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए सेंट्रल एटम का कहाँ ज्यादा है, कोबाल्ट 3+ है यहाँ पर, तो फिर हो जाएगा 2 के लिए। अब इन दोनों में देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है और लिगेंड भी सेम है, तो देखिए कितने लिगेंड कहाँ पर आए हैं, यहाँ 6 लिगेंड आए हैं, तो यहाँ स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, अच्छे लिगेंड आ रहे हैं वो भी 6। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग जो होती है वो ज्यादा, टेट्राहेड्रल की तो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है स्प्लिटिंग, वो लगभग हाफ।
ऑक्टाहेड्रल वालों की ज्यादा होती है, तो फिर थर्ड की हो जाएगी और फिर हो जाएगा फर्स्ट का। ये बन जाएगा अपने पास ऑर्डर। 58 नंबर में, इन ए स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस्ड अपॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 2px टू 2py। अगर 2px और 2py की बात करें तो ये तो 2p के ही ऑर्बिटल्स हैं तीन, और ये कैसे होते हैं? डीजेनरेट। तो जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बनेगी। तो ये गलत बात है, स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा बोल रहे हैं। और 2px और 2py डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये सही बात है, पहला गलत दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 59, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ये टीसीटीडी का क्वेश्चन हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का। तो जो टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर होते हैं और डेंसिटी होती है, ये सब बहुत फेमस टर्म है। इंटेंसिव, ऐसे कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो टर्म होते हैं वो भी इंटेंसिव होते हैं। इंटेंसिव का मतलब सैंपल को छोटा रखें या बड़ा, वो चीजें बदले ना। जैसे पानी कम रखो या ज्यादा, उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जो हमारे पास डेंसिटी है पानी की वो फिक्स रहती है। तो जो चीजें नहीं बदलती वही होते हैं इंटेंसिव। तो ये पहला हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, दे आर इंटेंसिव वेरिएबल्स। 60 नंबर में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा है अपने से। तो NF3, H2S, इन सब का डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमसे जानना चाहता है। तो ये डेटा आपको जस्ट याद रखना पड़ेगा, NCERT में पीरियोडिक टेबल में ये डेटा लिखा हुआ है। तो अगर याद होगा तो आप कर पाएंगे। तो इनके जो डाइपोल मोमेंट में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म का, सेकंड वाले का, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें H2S का, फिर होते हैं HBr के, और सबसे कम होते हैं NF3 के। NF3 का बहुत कम डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन के आता है ना, वो बनता है 2, 3, 4, 1, ये सी पार्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा लगता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम को बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये 3 जर्कोनियम आयन दे जाते हैं, Zr4+ और 4 फॉस्फेट आयन। तो अब ये इनको जब तुम डिसॉल्व कराओगे तो ये 3s बनेगा जर्कोनियम का पार्ट और 4s बनेगा फॉस्फेट का। तो जब हम इसका KSP लिखने जाएंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो बन जाएगा 3s का क्यूब और 4s की पावर में 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी वाला डेटा है वो बन जाएगा ऐसे, KSP डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब बनाएंगे तो आपको मिलेगा 27, और 4 की पावर 4 लिखेंगे तो 256, और होल टू दी पावर 1/7 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? ए पार्ट। ये मैं आपको बताऊं NCERT का क्वेश्चन है अपने पास। NCERT में ये है जर्कोनियम फॉस्फेट की, बताइए KSP क्या होगी सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में। 62 नंबर में, कोरोजन is an electrochemical process, yes, in which pure metal is present at anode cathode। ये बिल्कुल झूठ बात है। जब हम यहाँ पर कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन में होता क्या है, जैसे आयरन की हमने रॉड ले ली, तो आयरन अगर हवा के कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो तभी कोरोजन होता है, जिसमें आयरन की खुद एयर में ऑक्सीडेशन होने लगता है धीरे धीरे। तो ये फेरस में जाने लगते हैं, फेरस में ऑक्सीडाइज होने लगते हैं। तो जब ये आयरन फेरस में ऑक्सीडाइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन इसके मेटल तो कंडक्टिंग होते ही हैं, इसके सरफेस से ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, और हवा में जो O2 है उसको पकड़ के वो रिड्यूस कर देते हैं। और किसकी प्रेजेंस में? हवा में थोड़े मोड़े एसिडिक H होते हैं जो मॉइस्चर है उसकी वजह से, तो उस एसिडिक मीडियम में इसको O2 को रिड्यूस करके पहुंचा देते हैं वाटर में, ठीक है। तो O2 होने लगते हैं रिड्यूस, और जो आयरन है वो धीरे धीरे होने लगते हैं ऑक्सीडाइज। ये होता है जिसमें आयरन वाला सरफेस जो है वो खुद काम करता है एनोड जैसा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वही एनोड, वही जो हमारा ये प्लेट है, इसी का ही एक सिरा कहीं जाकर के काम करने लगता है कैथोड, जहां पर रिडक्शन होने लगता है। और यहाँ इम्प्योर और प्योर की बात नहीं है कि जो प्रेजेंट एट एनोड ये प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल, ठीक है, वो एक ही मेटल के अंदर ये सब काम चलता है। और कोरोजन अकर्स फास्टर इन एल्कलाइन मीडियम देन एसिडिक मीडियम। नहीं, जब हम एनोड पे रिएक्शन कराते हैं तब तो कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब हम कैथोड पे देखते हैं O2, उसी के जो कोई दूसरा टर्मिनल है जहां पर ऑक्सीजन आएगा, जिसको ये जो इलेक्ट्रॉन बना है ना वो रिड्यूस करता है, तो उसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होती है। एसिडिक मीडियम कहां से मिलता है? तो जो मॉइस्चर होते हैं उसमें थोड़े मोड़े एसिडिक H डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। जो हवा में हम लोग CO2 छोड़ रहे हैं तो उसी को ही पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा एसिडिक बना देते हैं, तो ये थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन होता है अपने पास। तो एसिडिक मीडियम में कोरोजन होता है, ना कि एल्कलाइन। तो ये भी गलत बात है, दोनों ही गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 63 नंबर, ध्यान से इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, NCERT का बढ़िया प्यारा सा ये क्वेश्चन है अपने पास। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, तो इसमें 2 मिथाइल होते हैं और इसमें स्ट्रक्चर बहुत शानदार सा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बस आप अच्छे से याद रख लेना,
काम बन जाए। DMG बहुत खतरनाक अच्छा लिगेंड होता है जिसके स्ट्रक्चर के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, इसके स्ट्रक्चर बस आप याद कर लीजिए। DMG कैसा कलर होता है इसका? DMG का रूबी रेड कलर के होते हैं, रूबी रेड कलर भी लोग बोल सकते हैं। ऐसे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, इस तरीके से इनके अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही होती है ऐसे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी चिलेशन होता है, और जो ये कोऑर्डिनेशन देते हैं, एक DMG 2 कोऑर्डिनेशन देता है, वहां से भी चिलेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। कितनी रिंग का फॉर्मेशन होती है? तो टोटल 4 रिंग का फॉर्मेशन होता है। Ni को कितने कोऑर्डिनेशन मिलते हैं? तो टोटल 4 कोऑर्डिनेशन मिलते हैं। Ni का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो वो DsP2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें आप हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए भाई। अब तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे दिया, बस आपको हाइड्रोजन काउंट ही तो करना है। तो टोटल हाइड्रोजन आप काउंट करेंगे तो मिलेगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, लेसाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन। यस, याद करिए NPS और हैलोजन, इसी के सीक्वेंस में पूछा भी है। लेसाइन एक्सट्रैक्ट इज मेड विथ मैग्नीशियम मेटल, नहीं सोडियम यूज करते हैं, आपको पता है बार बार। 65 नंबर में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए जो पैरा पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये जो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करके जब ऑर्थो पैरा पे जाएगा तो ये लोन पेयर दे देगा, तो ये बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। तो ये तो बहुत स्टेबल है। ऐसे यहाँ पर भी लोन पेयर मिल जाएगा तो ये भी बहुत स्टेबल है। और जो B और D है वहां पर तो केवल हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, उसकी वजह से वो थोड़ी कम स्टेबिलिटी पाते हैं। तो ये दोनों थोड़े कम स्टेबल हैं, B और D। और A और C थोड़े ज्यादा, A और C ज्यादा होना चाहिए, B और D थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में वैसे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर A और C अच्छे स्टेबल हैं और B और D थोड़े कम स्टेबल हैं। अब अगर हम A और C में देखें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो A और C में दोनों में ही लोन पेयर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोन पेयर देने के साथ साथ कुछ और इफेक्ट सोचिए, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर है दूर होने की वजह से थोड़ा सा कम माइनस आई दिखाएगा, लेकिन ये थोड़ा पास में है उस कार्बोकेटाइन के तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखाएगा। इसलिए A और C में A जो है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो खींचने वाला इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखा पाएगा, जिस वजह से वो कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू C। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा C पार्ट। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, अपने से बोला है कि आप पहले इसका कराइए इटार्ड रिएक्शन। तो ठीक है, इटार्ड रिएक्शन हम लोग जानते हैं कैसे कराते हैं, तो इटार्ड करा देंगे इसका। ठीक है, ये जो CH3 है वो CHO में चले जाएंगे। फिर जो CHO बनेगा अपने पास बेंजल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन चाहता है सोडियम बाइसल्फाइड से। तो जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये आराम से ऐड हो जाएंगे OH, और एक तरफ आ जाएगा SO3Na। तो जो फाइनली बनेगा वो B होगा, वो ये मतलब बाद में उन्होंने एसिडिफिकेशन करा दिया है, तो इधर एसिड आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा बस अपने पास। तो A और B पहचानना है, तो जब हम A की बात करेंगे तो A होगा हमारे पास एल्डिहाइड वाला पार्ट जो सबसे पहले बन जाएगा, और जो एल्डिहाइड जैसे जैसे सॉल्युबल होते चले जाते हैं तो वो बना देते हैं जो ये एडिशन प्रोडक्ट है अपने पास। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने पूरा का पूरा ये चारों रिएक्शन कराने के बाद जो बना है वो पूछा है, तो वो हमारे पास ये है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और बाद में जब इसका एसिडिफिकेशन कराओगे तो एसिडिफिकेशन करने से ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, डाइल्यूटेड मीडियम है, तो ये अगेन वही एल्डिहाइड वापस दे जाते हैं। ठीक, तो पहले तो एल्डिहाइड बना, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया अपना A, और इसको अगर हम डाइल्यूटेड एसिड दे करके हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, फिर से इनको H और OH मिल जाता है, तो फिर से ये हाइड्रोलिसिस करा करके अपने वही बेंजल्डिहाइड बना देते हैं, तो फाइनली फिर से वही बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। B पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FR/SR। तो ढूंढिए इस जगह पर सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहां पर है, वहीं से H हटा करके Br लगा दीजिए, इजीली आंसर हो जाता है। हाइड्रोकार्बन का बहुत इजी क्वेश्चन है। Which of the following element does not lie on the same period? सेम पीरियड में कौन सा लाई नहीं करता, ये तो जस्ट आपको याद हो भाई, पीरियोडिक टेबल याद हो तो आप आंसर दे दीजिए। पैलेडियम, जो कि ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम के पीरियड से बिलोंग नहीं करते। 69 नंबर में फैक और मर्क कौन बनाएगा, तो वो A3B3 वाले बनाते हैं, तो D पार्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कौन करेगा, एनिलीन करेगा। यस, जो डाइमिथाइल एनिलीन है वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कोई एसिडिक H नहीं। मिथाइल अमीन करेगा, यस, और जो ये है डाइफिनाइल अमीन, ये भी कर जाएंगे क्योंकि इनके पास H है, N से लगा हुआ H है तो करेगा, तो आंसर बन जाएगा ACD, तो आंसर हो जाएगा C पार्ट। 71 नंबर में फ्रक्टोज कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट इवन दो इट डज नॉट हैव एल्डिहाइड ग्रुप।
क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड तो नहीं होता, लेकिन सारे जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट दे जाते हैं, क्योंकि जो फ्रक्टोज होते हैं ना एक्चुअली में वो थोड़े बेसिक मीडियम अगर हो तो रीअरेंज होते रहते हैं एल्डिहाइड में, वापस में उनके पास जो कीटोन ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये जो इनके पास फ्रक्टोज का ऐसा ग्रुप होता है, इसका इनॉल टॉटोमेरिज्म होते होते ये मॉलिक्यूल ऐसे एल्डिहाइड में चले आते हैं, एल्डिहाइड में, और इसी की वजह से ये रिएक्शन कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात होती है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 72 नंबर में आयंस जिनके कलर सेम सेम है, सेम कलर वाले आयंस, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ता है। कॉपर 2+ ब्लू होते हैं और Cr2+ भी ब्लू कलर के होते हैं। एनसीईआरटी में एक थोड़ा चार्ट वार्ट है, तो इन आयंस के थोड़ा कलर याद रखने पड़ेंगे अपने पास। ऐसे तो सेम कलर के हमें तो मेरे हिसाब से तो इसमें ये आंसर नहीं होना चाहिए, गलत बात होगी। जो क्रोमियम 3+ होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, और Ni2+ जो होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो मैं तो आंसर सी पार्ट दूंगा इसका, ठीक है, सी, जो सेम सेम कलर की बात है, आयंस जिनके कलर सेम है। 73 नंबर में एस्टिमेशन ऑफ सल्फर पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि जो 160 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो 466 ग्राम बेरियम सल्फेट देता है। तो बताइए कितना परसेंटेज है सल्फर का। तो बहुत सस्ता होता है ऐसा क्वेश्चन, बेरियम सल्फेट का मास लिखा है, बेरियम सल्फेट के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। जितने बेरियम सल्फेट उतने ही सल्फर, तो ये सल्फर का मोल हो गया, और सल्फर का मास निकालेंगे तो इंटू 32 करना पड़ेगा हर एक सल्फर का। तो ये बन गया मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। बस सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएंगे आपके पास डबल करके, तो ये 64 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। बस सॉल्व कर लीजिए 73 का जो आपको आ जाए सॉल्व करने से, अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 74, 4-नाइट्रोटोलुइन इज ट्रीटेड विथ Br2, Br2 सनलाइट कर लेना। तो जब हमने 4-नाइट्रोटोलुइन की रिएक्शन कराई, टोलुइन है CH3 और 4 पे NO2 लगाए, तो हमने एक कंपाउंड पाया P, ठीक है, तो यहाँ पर CH2Br आ जाएगा, इसकी जगह पे Br लग जाएगा एक, which is reduced with SnHCl to get compound Q। तो जब रिड्यूस करोगे तो जो ये NO2 है वो NH2 में चला जाएगा, NH2 में। अब हमसे बोला है जो Q है वो उसको डाइएजोटाइजेशन कराते हैं, तो जो NH2 है वो डाइजोनियम में चला जाएगा। अब जो डाइजोनियम है एंड द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विथ फॉस्फेनिक एसिड, भैया तो इसका मतलब तुम नीचे H लाना चाहते हो तो बेंजीन जैसा बन जाएगा, ऊपर जो CH2Br है वो लगा होगा। अब R इज ऑक्सीडाइज विथ एल्कलाइन KMnO4, तो ऊपर एसिड बन जाएगा, और तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो एसिड होगा, बेंजोइक एसिड B पार्ट, ठीक है, B आंसर बोल रहे हैं। 75 नंबर में हमसे बोला है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया गया। कहां से इतना मॉलिक्यूल रिमूव किया है, फ्रॉम x मिलीग्राम ऑफ CO2, x मिलीग्राम CO2 में से इतना तुमने हटा दिया। देन इतने मोल लेफ्ट हुए, कितने मोल बचे, इतने। तो हमसे पूछ रहा है x बता दीजिए, तो आइए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहां से बन गया मोल, लेकिन मिलीग्राम है तो ये मिली मोल बना, तो मोल कितना हो गया, इतना। और मॉलिक्यूल कितने होंगे इनटू वो Na वाला नंबर 6 × 10⁻23, इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए। इसमें से कितने मॉलिक्यूल तुमने हटा दिए, 10⁻21 हटा दिए। तो कितने मॉलिक्यूल बचे अपने पास फिर, तो बचे ये जो मोल्स बचे उन्होंने लिखा है 2.4 × 10⁻³ ये मोल है, इसको मॉलिक्यूल में बनाइए तो इंटू 6 × 10⁻23, ठीक है। बस आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको x मिल जाएगा। कितने मिलेंगे 75 में x, तो x आपको मिल जाएगा 179, तो यही हो जाएगा आंसर अपने पास। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और थोड़ा सा आराम से आप देखें तो कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है, सेम यूनिट से माइनस कर सकते हैं ना, तो क्योंकि मॉलिक्यूल रिमूव किया है तो मॉलिक्यूल बनाइए, मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल रिमूव करो तो कुछ मॉलिक्यूल बचेंगे, बस उन्होंने मोल दे रखा है उसको मॉलिक्यूल में बना लेना, हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 76, SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत बात होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों जैसा काम कर सकता है SO2, इनकरेक्ट पूछा था तो ये पार्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर में बोल रहा है डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 2+, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट है 3.95, लगभग 4 के आसपास मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू रही होगी वो √15, और √15 में जो n की वैल्यू है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, वो वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3, ठीक है, 3 बन जाएगा अपने पास, तो 3 अनपेयर्ड होनी चाहिए। और तो कोबाल्ट 2+ जो है वो 3 अनपेयर्ड देता ही है, 4s0 3d7, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे T2g में और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में। जब आप इनकी फिलिंग करेंगे तो ए पार्ट आंसर बन जाएगा। 78 नंबर में हमसे पूछा है मैचिंग करा दीजिए, व्हेन वॉल्यूम चेंज इज 0, ये आप बड़े आराम से मैच करा सकते हैं, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट दे देते हैं बी पार्ट।
इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम चेंज 0 होगा तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा अपने पास। वर्क डन भी 0 हो जाएगा क्योंकि वर्क डन होगा ही नहीं अपने पास, तो पी की मैचिंग 1 से भी करा सकते हैं। और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो थर्ड से भी करा सकते हैं, थर्ड वाला कहीं है नहीं इसलिए हमने 1 से करा दिया। और व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो वही आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, क्यू का 3 से करा लीजिए, ठीक है। 79 नंबर में कंसिडर द फॉलोइंग, यहां से जा रहे हैं यहां तक, उसी का चाहिए ये, तो इसके लिए एक शॉर्टकट लगा लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये 6 में है वहां 2 में, तो कितने का चेंज है वो देख लीजिए। तो 6 से 2 में जाओगे तो कितने का चेंज, 4 का चेंज आएगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप देखिए कि यहाँ पर कितने का चेंज है 3 का, और यहाँ पर कितने का चेंज है 1 का, तो ये जो चेंज है उसको इनसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 0.8। अब आप देखिएगा कि आप चाहते क्या हैं, ये वाला पहले चाहते हैं तो वो पहले लिख लीजिए, और बाद में फेरस चाहते हैं तो बाद में पहले से ही फेरस है, तो ये बस इनको ऐसे कर लीजिए सॉल्व। 6.8 डिवाइडेड बाई 4 जो आए आप डाल दीजिए, इसमें से मैच नहीं करेगा तो जो आएगा वो दे देना, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली बनेगा अपने पास। 80 नंबर में कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल्टा जी कैसे आता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कितना है 55, बस उन्होंने पूछा है जूल में बताइएगा, जूल पर मोल, तो किलो वाला डेटा हटा लीजिए, इंटू 1000 कर दीजिए, माइनस टेम्परेचर 25 है तो 298 केल्विन बन जाएगा, और एंट्रोपी चेंज तो 175, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 80 नंबर में आपको आंसर मिल जाएगा ये लास्ट ऑप्शन, जूल में आपको करना है, तो यही इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। ड्यूरिंग लेसाइन टेस्ट कोवलेंट कंपाउंड आर कन्वर्टेड टू आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो उसके पास, तो लेसाइन टेस्ट करने से क्या बन जाता है, साइनाइड इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, सही है। और सेकंड स्टेटमेंट में है जो ये सोडियम फेरोसाइनाइड है पर्सियन ब्लू देगा ऑन रिएक्शन विद फेरिक आयन, जी हाँ, क्योंकि ये अभी तो फेरस में है अंदर, और जैसे ही आप फेरिक से रिएक्शन कराएंगे बाद में तो बाहर हो जाएगा फेरिक, अंदर हो जाएगा फेरस, और यही होते हैं पर्सियन ब्लू, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों ही करेक्ट हैं, यस दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये हो गए 81 क्वेश्चन। 82 देख लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो जो एरोमेटिक होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी में 2 सबसे अच्छा, फिर 3 और फिर 1। एरोमेटिसिटी हमेशा ही एग्जाम को अच्छा लगता है। 83 नंबर में हमसे ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, बेसिक मीडियम है, तो ऐसा करने से क्या होगा, एल्डोल होने लगेगा। कहां पर, जिसके पास अल्फा एच है वो अल्फा एच यूज कर लीजिए। ये CH2O क्या होता है, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, और इसके अल्फा एच हटाइए यहां लगाते जाइए, अल्फा एच हटाइए यहां लगाते जाइए, तो इसके 2 अल्फा एच है तो 2 बार एल्डोल हो जाएगा, और बन जाएगा आपके पास ये प्रोडक्ट। आपके जो प्रैक्टिस शीट दिया है वहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन है अपने पास, तो ये सी पार्ट आंसर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, आइडो नहीं साइनोबेंजीन बन सकता है, यस। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनता है अपने पास, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग बनाते हैं फ्लोराइड, तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में तो एल्काइल बेंजीन बन जाते हैं, और फिंकलस्टीन में आयोडाइड बनता है, तो ये तो डायरेक्ट मैचिंग हो जाएगी PQRS। 85 नंबर में आप पहले देने जा रहे हैं Br2 FeCl3, तो जो यहाँ पर Br2 जो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उसके पैरा पे लगा देंगे, और इसके ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, तो कहाँ पे लगाएं, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वहीं पे लगाएंगे अपने पास, तो कहीं एक जगह लगाना पड़ेगा Br2 FeBr3। तो NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग है लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसके ऑर्थो पैरा पे लगाना पड़ेगा अपने पास, तो उसके और बीच में लगा नहीं सकते, तो कहीं भी एक जगह लगा दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमसे मोलर मास जानना चाहता है, तो हम चलिए यहाँ लगा देते हैं। SnHCl से ये क्या बन जाएगा NH2 में, फिर डाइएजोटाइजेशन से N2+, और फिर H3PO2 से ये गायब भी हो जाएगा, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और उस ब्रोमोबेंजीन का आप मोलर मास बता दीजिए, काम बन जाएगा। तो मोलर मास बनेगा कितना उसका 85 में, वो बनेगा 171, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 86, BF3 कैसा होता है, तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो A का बन जाएगा 4। CCl4 और CO2 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाले होते हैं, इनके पास परफेक्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने होने चाहिए, तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं ये। और PCl5 BRF5 एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और NO ऑड इलेक्ट्रॉन, बस आप मैचिंग करा लीजिएगा। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो पहला स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, उसमें तो बस लंबी चेन होती है, सेकेंडरी में बनते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट, और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें बनता है अपने पास फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, तो जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। 88 नंबर में जो pH है वाटर का वो 7 है रूम टेम्परेचर पे, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी में H+ बढ़ते हैं, तो pH डिक्रीज कर जाएगा, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विथ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो जो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रुप नंबर 14 मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बहुत फेमस डेटा होता है टिन, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, इसी वजह से जो मैक्सिमम हम भगवान की स्टैच्यूज देखते हैं मेटल की, तो मैक्सिमम वो चीजें टिन की बनी होती हैं। टिन की मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, थोड़ा सा भी हीट दो तो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो इनको शेप में देना आसान होता है। टिन जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50। 90 नंबर में पूछा है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी है। एक ही चैप्टर है जिसका ग्राफ आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। तो इनका याद रखिए, जो इनका कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ लीनियरली डिक्रीज करता है, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस, तो भैया Al बस ये रिएक्शन की बैलेंसिंग करा लो, Al प्लस O2 बन जाएगा Al2O3, बैलेंस करिए, यहाँ पर डबल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 और यहाँ पर ट्रिपल कर लीजिए 3। तो बस ये रिएक्शन करा लीजिए, यहाँ पर जाइएगा आप मोलर मास से डिवाइड करो, मोल बनाओ और देखो लिमिटिंग रिएजेंट, सॉल्व कर लो, आंसर हम बता देते हैं। 91 का जो आंसर आता है वो 153, ठीक है। ऐसे ही 92 नंबर, जस्ट आपको एलॉय की मैचिंग करानी है, तो 92 में मैं आपको आंसर बता देता हूं ए। आप थोड़ा सा इनको याद कर लीजिएगा आंसर से कि कौन किसका एलॉय है, ठीक है। 93 नंबर में अगर आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे हम चाहते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है। तो ठीक है भाई, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अगर हम डेल्टा एच पॉजिटिव रखेंगे और डेल्टा एस भी पॉजिटिव तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव रखें और डेल्टा एस नेगेटिव तो ये कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, कभी नहीं होगा स्पॉन्टेनियस, तो बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। 94 नंबर में आंसर मैं बता देता हूं, ठीक है, अभी जो आने वाले क्वेश्चन है उनके आंसर। तो 94 का ए, 95 बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, मैं लेकिन बताना नहीं चाह रहा, आप इनको ट्राई करिए। आंसर मैं बता देता हूं, 95 का आंसर हो गया अपने पास सी। 96 नंबर किसके D4 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो 96 वाला भी आप ट्राई करेंगे और आंसर में बता रहा आपको, पहले ट्राई कर लेना बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछा है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। मैं आपको हिंट दे देता हूं, सॉल्वोलिसिस में SN1 मैकेनिज्म होती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो है अपने पास एक पार्ट, ठीक है। 98 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देखे थे। मोस्ट नेगेटिव अगर आपको सेल बनानी है तो जो जिसका SRP सबसे ज्यादा है उसका कैथोड बना लीजिएगा, जिसका SRP सबसे कम है उसका एनोड बना लीजिएगा, ये है हिंट। तो कैथोड एनोड जब डिसाइड करेंगे तो आपको सेल बन जाएगा, बस वही सेल आपको 4 ऑप्शन में ढूंढ लेना है। आंसर मैं आपको बता देता हूं बी पार्ट। 99 नंबर में हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि KMnO4 के साथ ए कंपाउंड X कंज्यूम्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और जब हम उसकी KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं गिव्स ये मॉलिक्यूल, इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा है, और क्योंकि वो हाइड्रोजन खाता है इसका मतलब उसमें 2 पाई बॉन्ड है कहीं ना कहीं, तो 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए और वो हमें इतने सारे मॉलिक्यूल देता है, तो ये सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है। तो 99 का मैं आंसर बता देता हूँ बी पार्ट, आप ट्राई करेंगे, कमेंट में बोलोगे क्या प्रॉब्लम है तो मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 100 में हमसे पूछा है फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें sp3 कार्बन कितने हैं। sp3 कार्बन, तो आप पहली रिएक्शन आपको पता है डाई एजोटाइजेशन, तो यहाँ N2 प्लस हो जाएगा। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो कपलिंग रिएक्शन, तो फिनॉल के ये पैरा पर जाकर के ऐड हो जाएंगे, फिनॉल के पैरा पर जाकर ये ऐड हो जाएंगे, ऐसे NN ऐड हो जाएगा, और इसके साथ बन जाएगा यहाँ OCH2 CH3 लगा रहेगा। फिर NaOH दे रहे हो बेसिक मीडियम, तो जो हमारे पास फिर से रिएक्शन है वो रिएक्शन होना चाहेगी कहां पर, वो फिनॉल का जो एसिडिक एच है वो हटना चाहेगा, और फिर जब हम इसको एल्काइल हैलाइड देंगे तो वहां भी CH2Br आ जाएगा, ऐसे ये मतलब CH2 आ जाएंगे, Br तो हट जाएगा, तो यहाँ भी 2 कार्बन हो जाएंगे। अब हमसे पूछा sp3 कार्बन, तो 2 यहाँ पर और 2 वहां पर, तो टोटल 4 sp3 कार्बन होंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा 4, ठीक है। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और भी क्वेश्चंस इसके हम लाके आपको दे सकते हैं, आप बताएंगे कमेंट में तब, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम को कुछ ना कुछ नई चीजें दे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोकस एकेडमी के इस नंबर से बात भी कर सकते हैं, 7355499328, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीजें लेकर के। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो।